गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल PIW आर्ट्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रस्तावना जो कि किसी भी संविधान का एक प्रारूप होती है, एक खाका होती है जिसके द्वारा पूरे देश के संविधान को हम देख सकते हैं। किसी भी देश के अगर संविधान को समझना है तो उसकी अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लें तो उसी से उस देश के संविधान को समझा जा सकता है। उस देश के संविधान में क्या है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किन किन बातों को संविधान में रखा गया है, सारी बातों को समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उसे 22 जनवरी 1947 में पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। तो उसके बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रस्तावना के माध्यम से ही हम पूरे संविधान को समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान में किस तरीके से प्रावधानों को रखा गया है। तो मैंने पहले ही ये लिख रखी है पूरी प्रस्तावना बोर्ड के ऊपर, जैसे आपको नजर आ रही होगी। संविधान की प्रस्तावना, इसकी जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि सारी शक्तियां जो हैं वो भारत के लोगों में, मतलब जनता के अंदर ही सबसे अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है और जनता में ही निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रस्तावना है। इसमें कुल 84 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कितने? 84 शब्द टोटल। पूरी जो प्रस्तावना हमारी प्रेम्बल है उसके अंदर 84 शब्दों का इस्तेमाल किया गया और हर शब्द का अपना एक महत्व है। किसी भी एक एक शब्द को इसमें बहुत सोच समझकर हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तय करके उसके बाद में इसको रखा गया था। MK पालकीवाल ने इसे रीढ़ की हड्डी कहा है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स किसी भी एक व्यक्ति का जैसे शरीर होता है उसी तरीके से भारतीय संविधान है उस संविधान की एक आत्मा। जैसे एक शरीर में हमारे आत्मा जो होती है, आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं, उसी प्रकार से संविधान अगर हमारी प्रस्तावना सही ना हो तो संविधान भी किसी काम का नहीं है। तो इसके अंदर जो हम भारत के लोग हैं, हम एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। जैसे हम भारत के लोग, इसमें हम का प्रयोग किया गया है जिससे कि हमें पता लगता है कि सभी भारतीय लोग, जो भारतीय लोग हैं, जनता है, उन्हीं के अंदर सारी शक्ति मौजूद है। उन्हीं के द्वारा सारे प्रतिनिधियों को चुना जाता है। मतलब अंतिम शक्ति चाहे वो वोटिंग राइट है हमारे पास ही है और उसी के माध्यम से पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। यहाँ पे जो ये प्रभुत्व शब्द है, प्रभुत्व, इस प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी देश के गुलाम नहीं हैं और किसी की दूसरे के दबाव में रहकर कार्य नहीं करते। भारतीय देश स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीति अपनाता है। विदेश नीति हो चाहे किसी भी क्षेत्र में अपनी नीति को अपना सकता है। फिर उसके बाद में ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। समाजवादी का अर्थ यह है कि सभी को समाज के अंदर एक समान तरीके से समझा जाएगा और सभी को समान तरीके से उनके अधिकार दिए जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान तरीके से देखा जाता है। राज्य सरकार या जो केंद्रीय सरकार, जिसे हम राज्य सरकार के तौर पर देखते हैं, जो है वो किसी का भी पक्ष नहीं लेगी, किसी भी धर्म का। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म जितने भी हैं उनको सभी को समान नजरिए से देखा जाएगा। किसी भी एक धर्म का कोई फेवर नहीं लिया जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता रखा गया है और चाहे वो कोई भी अधिकार हो सभी को समान रूप से मिले हुए हैं। लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन दी थी लोकतंत्र की। सही में परिभाषा क्या है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोकतंत्र।
गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। उसके बाद में हम बात करते हैं बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया गया है। और फिर न्याय, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना, ये स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है तथा व्यक्ति, गरीबों और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। ये हमारे जो संविधान सभा के संविधान निर्माता थे उनकी दूरदृष्टिता को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरीके से पूरे संविधान का एक ढांचा तैयार करा और उन्हें पहले से मालूम था कि किस तरीके देश की शासन व्यवस्था को चलाना है। बहुत सोच समझ के एक एक शब्द को इसके अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय एकता अखंडता की सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने पे जोर दिया गया है। इसके लिए सभी दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया था संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं प्रस्तावना की उन पे आते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है सिर्फ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भारतीय प्रस्तावना में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की है। सामाजिक मतलब समाज में जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उसके लिए न्यायपालिका पहले से तैयार है और न्यायपालिका के द्वारा न्याय की व्यवस्था करी गई है। और दूसरा आर्थिक मतलब सभी को रोजगार का अवसर दिया जाएगा और साथ ही साथ सभी को अपना रोजगार करने का अधिकार है। वो कोई भी अपना काम कर सकते हैं। ये आर्थिक और एक न्यूनतम मजदूरी जो एक व्यक्ति की बनती है एक मजदूर की वो दी जाएगी। राजनीतिक अधिकार में सभी लोगों को बिना जाति धर्म के वोट का अधिकार तो है ही है। हमारे यहाँ पे 18 वर्ष की जो आयु निश्चित की गई, जैसे कि पहले 21 वर्ष थी, अब इसको और आगे बढ़ाते हुए 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा इसको आयु को घटा दिया गया। तो और साथ ही साथ कोई भी इलेक्शन में मतलब किसी भी चुनाव में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है वो किसी भी जाति धर्म लिंग से संबंधित हो। राजनीतिक, और इसमें ये 3 प्रकार का न्याय, कितने 3 प्रकार का कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसके बाद आते हैं हम स्वतंत्रता पर। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जो बताती है कि एक व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्र रहने के लिए कौन कौन सी 5 स्वतंत्रताएं जरूरी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन स्वतंत्रता को रखा गया है। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है इसके अंतर्गत। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की, कि सभी की एक इज्जत होती है, सभी की एक गरिमा है, उसको वो गरिमा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ अवसर, हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सभी को एक अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम इसमें ये दो प्रकार की समानता, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये ध्यान रखना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है, 2 प्रकार की समानता है, इनका वर्णन किया गया। अब बात आते हैं कि अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक संशोधन हुआ है और वो पहला और आखिरी संशोधन वही था। ठीक है। वो संशोधन कौन से नंबर का है? 42वां संशोधन, पहला और आखिरी। अभी तक एक ही संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है। वो प्रस्तावना का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है 42वां संशोधन 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से 3 शब्द थे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो पहला शब्द था वो जोड़ा गया था समाजवादी। पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी। दूसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था बंधुत्वता, एकता और बंधुत्वता, एकता अखंडता, समाजवादी और बंधुत्वता, ये 3 शब्द जो हैं। और इसके अलावा तीसरा जो शब्द है एकता अखंडता और समाजवादी, और तीसरा जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों शब्द उस समय जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द हैं? पहला है समाजवादी, दूसरा एकता अखंडता और तीसरा शब्द जो है वो है हमारा धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ये मूल रूप से जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें मौजूद नहीं थे। तो ये पहला और आखिरी संशोधन इसके अंतर्गत किया गया था। अब बात आती है कि जो ये प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की नींव क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें पूरे संविधान की एक रूपरेखा दी गई है जिससे कि हम पूरे संविधान को समझ सकते हैं।
इसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना है, ये आत्मा क्यों कही गई है? इसकी आत्मा इसीलिए कही गई है क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से हम पूरे, जैसे एक शरीर को पूरा जाना जा सकता है किसी की आत्मा कैसी है, ऐसे ही उसके शरीर को और उसके पूरे गुणों को जाना जा सकता है। ऐसे ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके माध्यम से हम पूरी प्रस्तावना के माध्यम से पूरे संविधान मतलब कि पूरा जो शरीर है इस प्रस्तावना का उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करना ढंग से, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। वैसे सारी चीजें क्लियर हैं, एकदम एकदम सरल भाषा में आपको बताई गई हैं। ठीक है, और बाकी इसमें अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करना। अगर कोई भी मिस्टेक आपको नजर आती है या कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।